जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 2 गणित विषय का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के गणित के जो 60 प्रश्न पूछे गए थे जो आपके मेन सब्जेक्ट में, उसके 37 प्रश्न एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं, जिनमें से 7 प्रश्न हम पिछले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न थे। इस लेक्चर में बाकी के 30 प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों ये लेक्चर ज़्यादातर वो बच्चे देख रहे होंगे जिनका कल एग्ज़ाम होगा, यानी कि वो या तो रात में ये लेक्चर देखेंगे या अपने एग्ज़ाम के पहले देखेंगे। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी समझाऊँगा ताकि ये लेक्चर जितना छोटा हो सके उतना छोटा बन पाए। दोस्तों 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों? ABC सर्वांग है DEF के और ABC सर्वांग नहीं है FDE के, ऐसा बताया गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? दोस्तों यहाँ देखें, AB बराबर DE, देखो ये दोनों सर्वांग है, तो A के अकॉर्डिंग D, B के अकॉर्डिंग E और C के अकॉर्डिंग F होगा कि नहीं? तो इसी के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, AB भुजा जो है वो DE के बराबर होगी। ये तो लिखा ही है AB DE के बराबर, ये तो सही है। ऐसे ही दोस्तों BC भुजा EF के बराबर होगी, ऐसे ही BC EF के बराबर लिखी है, सही है। और AC भुजा यहाँ DF के बराबर होगी, ये भी सही लिखा है। लेकिन BC भुजा DE के बराबर होगी, ये सही नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए हमारा ये D आंसर हो जाएगा। D कथन सत्य नहीं है। दोस्तों ऐसा समझने के लिए इसके साथ ये भी इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि अगर मान के चलिए समबाहु त्रिभुज हुए तो काफ़ी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, BC बराबर DE भी हो जाएगा, इसलिए ये भी लिखना पड़ा कि ये सर्वांग सम नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि BC DE के बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अगला सवाल दोस्तों थेल्स प्रमेय को लेकर था। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या बताया गया दोस्तों? ये पूरा सवाल पढ़ने से अच्छा मैं आपको चित्र में समझा दूं। त्रिभुज ABC में AB भुजा पर कोई बिंदु D है और AC भुजा पर कोई बिंदु E है। ये इस प्रकार हैं कि DE जो है वो BC के समांतर है। अब दोस्तों जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि जो DE है वो BC के समांतर है, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लग जाएगी, जिसकी वजह से AD यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। थेल्स प्रमेय का यही मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AD अनुपात DB बराबर होगा AE अनुपात EC के। और यहाँ AD DB इन सब की वैल्यू दी गई है x के फॉर्म में, यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC होगा क्योंकि DE समांतर है BC के। ठीक है, तो यहीं पर हमने इन सभी को लिख लिया। AD की वैल्यू x, इसकी x - 2, x + 2, x - 1। अब इसको दोस्तों हमने हल किया। यहाँ पर ये देखो पक्षांतर कैंची किया, हल किया तो x बराबर कितना 4 आ गया। ठीक है, ये हल तो दोस्तों समझ में आ जाएगा, गुणा भाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी त्रिभुज PQR में PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और एक भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें पता है जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के जोड़ से के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। जो तीसरी भुजा होगी वो हमेशा इससे छोटी होगी, इसके जोड़ से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इसका जोड़ कितना है? और बराबर भी नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, हमेशा छोटी ही होगी। ठीक है, जो मतलब आपकी भुजा होगी वो हमेशा इसके जोड़ से छोटी होगी, यानी 7 से छोटी होगी और इनके अंतर से हमेशा बड़ी होगी। अंतर कितना है? 1 है, 4 - 1, यानी 1 से लेके 7 के बीच में भुजा हो सकती है। ना तो 7 हो सकती है ना ही 1 हो सकती है। तो 3 भुजा हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 7 नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक है, जब अपन त्रिभुज पढ़ते हैं तब यही सीखते हैं सबसे पहले। अगला प्रश्न दोस्तों ये त्रिभुज का, पहले हमने दोस्तों त्रिभुज के ही सवाल ले लिए। 4 प्रश्न आए, चारों बहुत ही सरल आए त्रिभुज से। त्रिभुज PQR में ये कोणों की वैल्यू दी गई है और पूछा गया है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। दोस्तों एक थ्योरम होती है जिसमें बताया जाता है कि त्रिभुज के जो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण है, कोण कौन सा है? कोण R 61 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा कौन है? PQ। तो PQ सबसे बड़ी भुजा होगी। दूसरे नंबर की जो भुजा होगी वो 60 डिग्री के कोण, दूसरे नंबर पर 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा PR है।
तो पी आर। और जो तीसरे नंबर की सबसे छोटी भुजा है वो पी 59 डिग्री कोण के सामने यानी क्यू आर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रम से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये केवल त्रिभुज में काम आएगा, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इन किसी में भी ये नियम नहीं लगेगा। 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी आयत की भुजाओं की माप दी गई है, आयत की भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आपको परिमाप बताना है। ये देखो, ये जोड़ देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, आंसर निकल आएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 13वें नंबर का प्रश्न। ए लंबाई और बी चौड़ाई वाले 4 आयतों को मिलाकर एक बड़ा आयत बनाया गया, उसका परिमाप बताना है। ये ऐसे 4 आयत थे, ए लंबाई थी, बी चौड़ाई थी, ऐसे करके 4 आयत मिला दिए गए। ये 4 आयत मिला दिए गए तो इस एक आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 2a, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2b, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a + b। आप देख लीजिए, देखो 2a + 2a 4a, 2b + 2b 4b। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों यहाँ देखो, ये एक आपका वर्ग बनाया गया है, वृत्त वर्ग बना दिया हमने, 8 सेंटीमीटर एक भुजा है। इसके भीतर वृत्त बनाने का मतलब है इसके एकदम टच होना चाहिए वृत्त है, तो ऐसा हमने वृत्त बना दिया। तो दोस्तों जो वृत्त का व्यास है वो इस वर्ग की एक भुजा के बराबर हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या पता चल गई तो क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है, ये क्षेत्रफल निकाल दो πr², तो 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल के पास एक षटभुज आकार का खेत का टुकड़ा है। ये रहा खेत का टुकड़ा गोपाल के पास, षटभुज आकार का है। कैसा है षटभुज, ये षटभुज। दोस्तों यहाँ सम षटभुज लिखा होगा, ठीक है, वो गलती से मैंने षटभुज लिख दिया, वहाँ पेपर में जरूर सम षटभुज आया होगा। ठीक है, ये षटभुज आकार का गोपाल के पास एक टुकड़ा है। उसके पास का एक वर्गाकार खेत का टुकड़ा है जिसका एक किनारा उसके खेत के किनारे से मिलता है। ये रहा मान लो एक वर्गाकार खेत का टुकड़ा, एक किनारा और ये दो, एक किनारा कॉमन है इन दोनों में, ये किनारा मान लो कॉमन है। ठीक है, और इस वर्ग के खेत का क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 36 मीटर स्क्वायर सॉरी। अब इससे हमको क्या पता चल गया दोस्तों कि जो वर्ग की एक भुजा है वो कितनी हो जाएगी, खेत का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी 6 मीटर। 6 × 6 = 36, तो एक कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अब दोस्तों ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, क्योंकि ये दोनों किनारे एक दूसरे के संपाती हैं, एक ही हैं दोनों किनारे। तो दोस्तों ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये सभी 6 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या है पूरे खेत की, उसने खरीद लिया ये वाला भी टुकड़ा, तो अब उसका पूरा खेत कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये खेत हो गया। ठीक है, उसकी मेड़ कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब ये बीच में तो मेड़ बनेगी नहीं, ठीक है, ये बीच में जो है ना यहाँ पर तो मेड़ बनेगी नहीं। ठीक है, ये आपका एक ही खेत आ गया। अब इतनी मेड़ हो गई, इस तरीके की मेड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो मेड़ हो जाएगी इसका आपको क्या परिमाप पहले निकालेंगे, फिर 1 मीटर के 453 रुपये लगते हैं, उस 453 का गुणा कर देंगे। परिमाप कितनी आ जाएगी, कितनी बार 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 6 आ रहा है, 8 × 48, तो 48 × 453, इतने रुपए का टोटल खर्चा आएगा, आप गुणा करके निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वृत्त की 2 जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, इनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यदि ये जीवाएं वृत्त के केंद्र की एक ही ओर हों तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। दोस्तों हमको पता है एक कोई भी वृत्त हो, ठीक है, उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर अगर आप लंब डालोगे तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। जैसे ये जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हिस्सा 5, ये हिस्सा 5। ठीक है, तो दोस्तों यही यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है, और यहाँ से हमने ये एक 8 सेंटीमीटर वाली जीवा खींची और उसके नीचे 6 सेंटीमीटर वाली, दोनों से लंब डाल दिए। OA OB आपकी त्रिज्या है, इसको R मान लिया। सबसे पहले हम OMA त्रिभुज में चले, इस त्रिभुज में चले दोस्तों हम। यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो OM² + AM², AM कितना हो जाएगा, ये पूरी जीवा है आपकी 8 सेंटीमीटर की, तो AM उसका आधा हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो मैंने सीधे 16 लिख दिया बराबर R²। ऐसे ही अब नीचे वाले त्रिभुज में, अब नीचे वाले त्रिभुज कौन से में, ONB में। ONB में दोस्तों ON² +
एन बी कितना हो जाएगा, टोटल ये 6 है तो एन बी आधा हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 लिख दिया मैंने बराबर आर स्क्वायर। ये दो समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों में आर स्क्वायर है, तो यानी कि ये दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। तुलना कर दी हमने तो हमें क्या मिल गया, 16 में से 7 घटा 75 कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ओ एन माइनस ओ एम इंटू ओ एन प्लस ओ एम हो गया। 7 को दोस्तों हम 7 गुणा 1 लिख सकते हैं। और दोस्तों अब हमें पता है सवाल में दिया गया था कि जो ओ एन है और ओ एम इनके बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है, यानी ओ एन में से ओ एम घटाओगे तो जो एम एन की वैल्यू है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ओ एन माइनस ओ एम बराबर 1 हो जाएगा, तो ओ एन प्लस ओ एम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखने की बात है। अब देखो आगे देखेंगे, यही देखो हमने लिख दिया कि ओ एन माइनस ओ एम 1 हो गया, ओ एन प्लस ओ एम 7 हो गया। यहाँ से हमने दोस्तों विलोपन द्वारा हल कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये कट गया, तो 2 गुणा ओ एन बराबर 8, तो ओ एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर आप किसी भी समीकरण में 1 में 2 में किसी में भी रख देंगे, आर की वैल्यू आपको वहाँ से 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक मैच के दौरान एक टेस्ट मैच था दोस्तों। टेस्ट मैच कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है। ठीक है, तो टिकटों की बिक्री ऐसी हुई, ये पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे 5वें दिन इतने। तब किस दिन 20,000 के निकटतम टिकट बिके। 20,000 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है ये बताना है, सिंपल सा। तो दोस्तों यही है 20,000 के सबसे नज़दीक, यानी दूसरे दिन सबसे 20,000 के निकटतम टिकटों की बिक्री हुई। ये आंसर हो जाएगा, कुछ इसमें नहीं सोचना। अगला प्रश्न दोस्तों, 3x प्लस 3x प्लस 3x 100 बार आ रहा है बराबर 150, तो x का मान बताएं। अब जैसे मान लो दोस्तों 2 धन आपका 10 बार आए, तो इसका मतलब क्या है 2 गुणा 10। ऐसे ही 3x 100 बार आ रहा है, इसका मतलब है 3x गुणा 100, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300x। 3x गुणा 100 बराबर 150, तो x बराबर 150 बटे 300 यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न पर। क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में? इस प्रश्न में दोस्तों बोला जा रहा है कि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ, एक ठोस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर है, तो उसकी ऊंचाई व त्रिज्या में संबंध बताना है। दोस्तों केवल वक्र, ये रहा आपका बेलन, इसका केवल और केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 2πr/h। वक्र पृष्ठ यानी ये घुमावदार पृष्ठ, ये घुमावदार पृष्ठ। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ यानी ये ऊपर की ये जो ढपनी है दो, इनका भी आपको जोड़ देना है, इन दोनों का भी जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr/h। आपका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ तो होगा ही, और ये πr², एक ऊपर का πr² नीचे का, तो 2πr² हो गया। ठीक है, तो ये भी आपने जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब हमें पता है संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा होगा, संपूर्ण पृष्ठ 1/3 है, ये जो आपका ये वाला पृष्ठ है इसका 1/3 है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 2πr/h के बराबर हो जाएगा। आपने 3 का इधर 75 करके गुणा कर दिया, 6πr/h, यहाँ इतना, ये इसमें से इसको घटाया तो 4πr/h बराबर 2πr², ये सब कट कुट गए, h/r बराबर 1/2 आ गया, यानी r और h का अनुपात है वो 2:1 आ गया, यही पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न पर। 20वां सवाल है, 10 भुजा वाले बहुभुज का एक कोण 90 डिग्री है, बाकी के सारे कोण बराबर हैं, तो अब अन्य कोणों की माप बतानी है। दोस्तों कोई भी बहुभुज हो उसका ना सभी कोणों का जोड़ कैसे निकालते हैं, जैसे n-2 गुणा 120, जैसे 10 है भुजाएं तो 10 - 2 गुणा 180, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 180 डिग्री। ये सभी कोणों का जोड़ आ गया। अभी आप गुणा मत करने बैठ जाओ, अभी गुणा करोगे बाद में कहोगे कि पेपर लेंदी था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये 10 कोणों की माप मिल गई, आपको जो एक कोण है वो 90 डिग्री है उसको हटा दो, बाकी के 9 कोण सब बराबर हैं, उनकी माप बतानी है। तो हमने क्या किया, ये देखो हटा दिया, 8 गुणा 180 में से 90 डिग्री हटा दिया, और अब हमको ये जो 8 गुणा 180 माइनस 90 डिग्री मिला, ये 9 कोणों की जोड़ मिला है, तो एक कोण की माप कितनी हो जाएगी 9 का भाग दे देंगे। अब देखो हमने अलग अलग भाग दे दिया, 8 गुणा 180 में में 9 का भाग दिया तो 160 आ गया, और 90 में 9 का दिया तो 10 आ गया, तो आपका टोटल कितना हो गया 150 डिग्री आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी संख्या के 1/5वें भाग व 1/3वें भाग का अंतर 1 है, तो
तो निरूपण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमको केवल समीकरण बना के लिखना है। ठीक है, संख्या मान ली x है तो x/3 में से x/5 घटाएंगे तब 1 आएगा। बहुत सी बार बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, x/5 माइनस x/3 बराबर 1 लिख देंगे। ये भी जरूर निरूपण में एक ऑप्शन में होगा और आप ये गलती कर सकते हैं, लेकिन इस गलती से आपको बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि आपको पता है 1/3 जो हिस्सा है वो बड़ा होगा, 1/5 छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा तब धनात्मक मान आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप केवल निरूपण करना है, आंसर नहीं निकालना है, केवल निरूपण करना है। ठीक है, अगला है दोस्तों 22वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखो एक पूरी व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है, बहुलक बताना है। जो भी डाटा सबसे ज़्यादा बार आया हो, जैसे अगर 6 सबसे ज़्यादा बार आया तो 6 बहुलक हो जाएगा, 9 सबसे ज़्यादा बार आया हो तो 9 बहुलक हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 23वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था -1 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम मैं पहले भी बता चुका हूँ जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि जोड़ 0 हो जाए तो उसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो -1 में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए, तो इसमें +1 जोड़ा जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 में किस चीज़ का गुणा किया जाए कि आपका प्लस का 1 हो जाए, तो -1 में किस चीज़ का, -1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वितरण नियम को पहचानने संबंधी प्रश्न था। दोस्तों वितरण नियम क्या होता है, वितरण यानी वितरण कर दो। जैसे ये a है, a का b + c में गुणा हुआ, अब हम क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे इसका मतलब है वितरण कर दिया, a b को भी मिल गया, a c को भी मिल गया, तो इसको वितरण नियम कहते हैं। इसको पहचानने संबंधी प्रश्न था। एक और क्वेश्चन है वितरण नियम का, वो मैं आपको बता दूँ। इस तरीके से एक प्रश्न था, यहाँ पर ये दोस्तों ये वाली संख्या एकदम सेम है और ये 726 और ये 274। अगर इसको हम हल करेंगे, कैसे करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे, 98 6 5 4.7 और 726 + 274 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अब ये तो चारों में दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो आंसर आपका आया है ये किस नियम से आया है, क्या क्रम विनिमय नियम से आया है, सहचर नियम से आया है, वितरण नियम से आया है। दोस्तों क्रम विनिमय नियम यानी उल्टा पुल्टा कर दो एक जैसा ही रहे, तो ये क्रम विनिमय नियम से नहीं आया, सहचर नियम से भी नहीं आया। बहुत से बच्चे इसको सहचर नियम समझ लेते हैं। ठीक है, जबकि जोड़ का सहचर नियम और गुणन का सहचर नियम क्या होता है, जोड़ का सहचर नियम ये होता है a + b + c है। अभी b और c साथ में जुड़ रहे थे, देखो थोड़ा अच्छे से समझा दें क्योंकि आज प्रश्न आया, कल भी आ सकता है। ठीक है, a + b + c बराबर होगा a + b + c, ये जोड़ का सहचर है। इसका मतलब क्या है, देखो जो आपका b और c को एक साथ जोड़ा था और a और b को एक साथ जोड़ा है यहाँ पे, तो दोनों जगह बराबर है, यानी सहचर नियम का पालन हो रहा है। b को चाहे a के साथ कर दो, चाहे b को c के साथ कर दो, बात एक ही हो रही है। ऐसे ही a × b × c ये बराबर होगा किसका, a × b × c, यानी b को चाहे a के साथ कर दो चाहे c के साथ कर दो, सहचर नियम यहाँ पालन हो रहा है। वितरण नियम का मतलब होता है एक संख्या, देखो यहाँ पर ये जो आंसर आया ये वितरण नियम के हिसाब से आया है ये, तो इसका आंसर c सही हो जाएगा। वितरण नियम देखो उल्टा लग रहा है यहाँ पे, वितरण नियम आप देख चुके हैं। वितरण नियम आपने इसको कॉमन लिया, इन दोनों का जोड़ कर दिया, ये बट गया ना, इसको भी बट गया उसको भी बट गया। ठीक है, वितरण नियम से नियम आंसर हमारा आया है। अगला देखेंगे दोस्तों, 12 प्लेट और 8 गिलास का मूल्य इतना है तथा 1 गिलास का मूल्य 18 रुपये, 6 प्लेटों का मूल्य बताना। बिल्कुल हल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल रद्दी सवाल है, देख लो आप लोग। ठीक है, 27वें नंबर का प्रश्न क्या था दोस्तों, एक 3 घात का समीकरण दिया गया था, उसके 2 जीरो बताए गए थे, तीसरा बताना था। 2 जीरो नहीं भी बताए जाएँ तो भी हम उसका 1 जीरो बता देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑप्शन उठाने हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाने हैं। 7 की वैल्यू है, 7 को यहाँ पुट करना, पहले 2 देख लिया करो, 7 थोड़ा लंबा खिंचेगा इसलिए। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं खिंचेगा। अगर आप -7 रखोगे ना तो ये -7 कितना हो जाएगा, ये पूरा ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और इसको रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये +14 आ जाएगा और ये -14 जीरो हो जाएगा, तो -7 आपका एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या था, ये नहीं लिखा था कुछ, TF मैं बता दूं। एक कथन था P
वो कथन क्या था, 5 + 4 = 9 है, और दूसरा कथन था 5 × -12 > -100। तो आपको बताना था ऐसे होगा कि पी कथन सत्य है, क्यू कथन असत्य है, पी सत्य है, क्यू असत्य है, दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं, इस तरीके से होगा। तो दोस्तों ये पी वाला कथन तो सत्य है ही, ये ट्रू है ही। ये वाला देखो, ये -60 हो रहा है, ये -100, तो -100 बड़ा होगा या -60? जो माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ी होती है, तो ये दूसरा असत्य हो जाएगा। तो पहला पी आपका ट्रू है और क्यू आपका फॉल्स है। इस तरीके से प्रश्न होगा। आगे बढ़ते हैं। 29वें नंबर का सवाल है 0 1 1 2 3 5 8, ये कौन सी श्रेणी है, इसका नाम बताना है। दोस्तों अगर आप गणित के शिक्षक बनने जा रहे हैं और ऐसी बेसिक श्रेणी का नाम नहीं पता, तो आप भूल जाइए, आप कुछ और दूसरा काम धंधा देख लीजिए। गणित के टीचर बनकर बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। बाद में मत कीजिए, कहिएगा कि पेपर कठिन था। आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, हिंदी पकड़ लो, सामाजिक विज्ञान पकड़ लो, लेकिन इतनी बेसिक जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इनमें आपको कतई कठिन नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सवाल, एक भी सवाल, मतलब मैं कह रहा हूँ MP पुलिस के एग्ज़ाम का लेवल नहीं है आपके पेपर में। बेसिक केवल पूछा जा रहा है, बिल्कुल शुरुआती, कोई भी चैप्टर है उसका शुरुआती चीज़ उठा के बेसिक पूछा जा रहा है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है आपके साथ। फिर आप ये देखो, ये जो फिबोनाची सीरीज़ है बहुत फेमस सीरीज़ है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो पिछले पद हैं, पिछले 2 पदों का जोड़ आपका अगले पद का होता है, ठीक है। 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 5 8, ठीक है। दोस्तों ये अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत जगह मिलती है, बहुत सारे फूलों में, पत्तियों में, और साथ ही साथ ये क्या है, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसका बहुत यूज़ है, बहुत सारी जगह इसका यूज़ है, ठीक है। अगला है दोस्तों, समुच्चय पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न था कि एलिमेंट ये दिए गए थे बहुत सारे, और उसका कोई उपसमुच्चय आपको देखना था ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस में उपसमुच्चय क्या देखना है, उपसमुच्चय में इन्हीं में से ऑब्जेक्ट होना, इन्हीं में से एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बाहर का एलिमेंट होगा तो वो इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों था आपका, आगे 2 डिजिट मिसिंग थे, ठीक है, और पीछे ये लिखा हुआ था, और 3 से विभाजित नहीं होंगे यदि आगे के अंक हों, और 4 ऑप्शन दिए थे, आगे के अंक 2 6, आगे के अंक कुछ और हों, इस तरीके से दिए होंगे 4 ऑप्शन। तो आपको 3 की विभाज्यता लगाकर और उसको चेक करना था। तो 3 की विभाज्यता हम आसानी से कैसे लगा सकते हैं, हमें पता है 5 4 9, इतना विभाजित होगा 9, 7 में भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। अब जो आगे के 2 आपके अंक हैं उनको 1 के साथ जोड़ेंगे, अगर 3 से विभाजित नहीं हो रहा है वो वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा उसके बाहर और एक वृत्ताकार मार्ग 4 सेंटीमीटर अधिक त्रिज्या वाला है, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताइए। ये इसका क्षेत्रफल बताना है, ये देखो चित्र बना दिया मैंने। ये 44 सेंटीमीटर, बाहर 48 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों ये बाहर वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो बाहर वाले की त्रिज्या 48 है, तो पाई × 48 स्क्वायर माइनस पाई × 44 स्क्वायर, इसको घटा देंगे दोस्तों। अब ये 48 का स्क्वायर मत करने बैठ जाना, ना ही 44 का स्क्वायर करने बैठ जाना, पाई को कॉमन लेना, 48 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर, तो उसमें a - b × a + b लगा देना इस तरीके से, और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं 33वें नंबर के प्रश्न पर दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों समांतर माध्य, जब आपने सीरीज बनाई होगी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं समांतर माध्य, ये n पद दिए गए हैं, x1 x2 x3 xn तक, इनका समांतर माध्य x बार है। अगर xi - x बार, इसका मतलब क्या है, xi - x बार का मतलब है x1 - x बार, x2 - x बार, ऐसे करके ये सारी चीज़ें 1 से लेके n तक, इन सबको निकाल लिया और इन सबको जोड़ दिया तो कितना मान आएगा, 0 आता है। आपने सीरीज़ बनाई होगी, श्रेणी बनाई होगी, आपकी जो माध्य वैल्यू है उससे सभी का विचलन, इसको क्या कहेंगे, माध्य विचलन कहेंगे। सभी माध्य विचलनों का जोड़ कितना होता है, 0 होता है। 0 हो गया आपका सी आंसर, बिल्कुल बेसिक। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि a + b = 2ab, तो 1/a + 1/b कितना होगा, तो यहाँ पर हमने हल कर लिया, 1/b तो 1/b कितना है, ये LCM ले लिया, a + b की वैल्यू 2ab दी गई है, 2ab रख दी, तो ab से ab कट गया तो आपका 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम 35वें नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों थोड़ा बड़ा सा प्रश्न था इसलिए मैंने शॉर्ट तरीके से लिख लिया है। दोस्तों एक पेपर था, उसमें एक बच्चे को 80 नंबर प्राप्त हुए। अब उस पेपर के नियम क्या थे कि अगर
आप सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे प्लस के, गलत उत्तर दोगे तो माइनस के 2 नंबर मिलेंगे, और अगर उत्तर दोगे ही नहीं तो माइनस का 1 नंबर आपका कट जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब उस बच्चे ने क्या किया, उसको 80 नंबर प्राप्त हुए, उसने 34 प्रश्न तो सही करे और 10 क्वेश्चन उसने खाली छोड़ दिए, उसका उत्तर नहीं दिए। तो कुल कितने प्रश्न थे आपके पेपर में, कुल कितने थे? तो हम देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है 34 सही करे हैं, हर एक सही पे 3 नंबर मिला होगा, तो 102 नंबर बन गए। 10 क्वेश्चन उसने बनाए ही नहीं है, मतलब उसने उत्तर ही नहीं दिए, तो 10 नंबर ये उसके कट गए। अब उसके नंबर रह गए 92, लेकिन हमें पता है उसके 92 नंबर तो आए नहीं है, उसको 80 नंबर मिले, यानी उसने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए होंगे, यानी कि 12 नंबर और हमको कम करने हैं। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 नंबर कम होते हैं, 12 क्वेश्चन गलत करने के लिए 12 नंबर कम करने के लिए 6 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। तो गलत क्वेश्चन कितने हो गए? 6। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 34 सही, 10 खाली छोड़ दिए और 6 गलत, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का वो पेपर था आपका। अब दोस्तों एक पूर्ववर्ती संख्या पर प्रश्न आया था और एक पूछा गया था लघु गणक के आविष्कारक कौन है। तो वो जैन नेपियर लघु गणक के आविष्कारक हैं। 1614 ईस्वी में इन्होंने लघु गणक की वो की थी। दोस्तों लघु गणक कुछ नहीं है, जोड़ से गुणा बना, गुणा से घात और घात को ही सरलीकरण तरीके से उसका उल्टा अपन लघु गणक के माध्यम से करते हैं। वो मैं लघु गणक के चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जिन लोगों का भी कल एग्जाम है वो ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप हमारे चैनल पे आएँ। कम्युनिटी पेज पर एक पोल बनाया गया है जिसमें सब आप अपने नंबर फीड कर सकते हैं कि हमारे इतने नंबर आए, तो वहाँ से हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितनी क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बाल विकास के भी प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, वो मैं सुबह तक अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, जय माता दी।